अवतार फायर एंड ऐश। पिछली कहानी में जेक का बेटा मारा गया था। सब उसी का शोक मना रहे होते हैं। जेक की पत्नी इंसानों से अब बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि इंसानों की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो गई। साथ ही ने पता है कि इंसान दोबारा से इनके ऊपर हमला करेंगे, इसलिए जितने भी हथियार पिछले युद्ध में पानी के नीचे दफन हो गए थे, जैक अपने परिवार के साथ उन्हें निकालता है और लीडर के पास ले जाता है। पर लीडर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो कहता है कि हमारे कई साथी मारे गए, ये शोक का वक्त है और तुम हथियार इकट्ठा कर रहे हो। पर जैक और बाकी सभी को पता है कि जल्दी इंसान दोबारा से हमला करेंगे। जैक उसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। वहीं हमें कर्नल और कैप्टन को दिखाया जाता है जो पिछले युद्ध में बच गए थे और अब पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से उन नावीज के ऊपर हमला करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि समंदर में किसी भी नावी की डेड बॉडी नहीं है। इसे उन्हें और भी गुस्सा आता है। वो समझ जाते हैं कि अधिकतर नावीज बच गए। वहीं जैक की पत्नी जो अब तक शोक में डूबी हुई है, जैक के साथ मिलकर वो फैसला करती है कि वो कर्नल के बेटे को यानी कि स्पाइडर को इंसानों के स्पेसशिप में वापस भेज देंगे क्योंकि यहाँ का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है। कभी कभी जब उसके मास्क की बैटरी खत्म हो जाती है तो उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। जैक के बच्चे इसके लिए राजी नहीं होते। वो समझाता है कि उसे वहां जाना ही होगा। ये मेरा फैसला है। और अब वो मर्चेंट्स के लीडर से बात करता है जो शुरू में तो इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर बाद में वो जैक की बात मान जाता है। दरअसल जैक अपने परिवार के साथ स्पाइडर को स्पेसशिप तक छोड़ना चाहता है। वहीं कर्नल को एक बात पता चल जाती है कि जैक अपने परिवार के साथ मर्चेंट्स के फ्लाइंग स्पेसशिप में है। कर्नल को इसे बहुत खुशी होती है क्योंकि अब वो जैक के परिवार के साथ उसका खात्मा कर देगा। पर इसे पहले कि कर्नल इन तक पहुंचता, मर्चेंट्स के स्पेसशिप पर नाविका एक कबीला जिसका नाम मेंक्वेन है, जो ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं, जो माँ एवा को भी नहीं मानते, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस कबीले की लीडर का नाम वरांग है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो मर्चेंट्स के स्पेसशिप्स पर आग लगा देते हैं, उन्हें लूट लेते हैं, सर्वाइवर्स को मार देते हैं। जैक की पत्नी के पैर पर तीर लग जाता है जिसे वो जंगल में इनसे अलग हो जाती है। साथ ही जैक के तीनों बच्चे भी उसे अलग हो चुके हैं। स्पाइडर के मास्क की बैटरी खत्म हो रही है। अब उसके पास कोई दूसरा मास्क नहीं है क्योंकि वही मर्चेंट के स्पेसशिप पर छूट गया था। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसके पास स्पाइडर का दूसरा मास्क है। वो स्पाइडर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, पर इससे पहले कि वो स्पाइडर तक पहुंचता, कर्नल उस तक पहुंच जाता है। कर्नल उसे मारना चाहता है, पर जैक उसे बताता है कि स्पाइडर के पास एक ही मास्क है जिसकी बैटरी खत्म होने वाली है, और अगर बैटरी खत्म हो गई तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या होगा। स्पाइडर कर्नल का ही बेटा है, इसलिए वो तय करता है कि जैक के साथ मिलकर वो अपने बेटे को ढूंढेगा। वहीं स्पाइडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। जैक के बेटे ने उसे उठाया होता है। जैक के बेटे किरी कहती हैं कि उसे सॉलिड ग्राउंड पर रख दो, और तभी वहां पर आत्माओं के पेड़ का एक फूल आता है। वो स्पाइडर के मास्क को हटाकर फूल को स्पाइडर के मुंह के अंदर डाल देती है, और यहाँ पर जो पेड़ों की जड़ें होती है उनसे वो आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट हो जाती है। उसका दिमाग दूसरी दुनिया में चला जाता है और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाती है। सब कुछ शांत हो चुका है। ऐसा लगता है कि स्पाइडर की मृत्यु हो चुकी है और अगले पल उसकी आंख खुल जाती है। माँ एवा ने अपनी शक्तियों से उसे इस प्लेनेट पर सांस लेने की शक्ति दे दी है, यानी कि अब उसे किसी मास्क की जरूरत नहीं है। ये सब के सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से जब इस शोर मचा रहे होते हैं तो वरांग अपने कबीले के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है, और जब वो स्पाइडर को देखती है कि बिना मास्क के वो सांस ले सकता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। किरी उसे बताती है कि माँ एवा की वजह से ऐसा हुआ है, पर यह कबीला माँ एवा को नहीं मानता। वो माँ एवा का मजाक उड़ाती है। और अब यहाँ पर जैक और कर्नल पहुंच जाते हैं। जैक कर्नल से कहता है कि मेरे हाथ खोल दो वरना ये कबीला स्पाइडर को मार देगा। वो स्पाइडर को बचाने के लिए आता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कर्नल भी अपने बेटे को बचाने के लिए आता है। उसके हाथ में गन होती है जिससे वो गोलियां चला रहा होता है, पर उसे भी जल्दी बंदी बना लिया जाता है। और अब वरांग चाहती है कि उसे भी गन चलाना सिखाया जाए, जिसके बाद उसे गन चलाना सिखाना पड़ता है, जिसे वरांग बहुत खुश हो जाती है। और अब वो अपने कबीले वालों से कहती है कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मार दिया जाए। पर किरी एक बार फिर से पेड़ों की जड़ों से नेचर से कनेक्ट हो जाती है और वहां पर कुछ पौधे वरांग के कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं
और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक अपने हाथों को खोलकर अपने बच और कर्नल के साथ पानी के रास्ते यहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक की पत्नी को दिखाया जाता है जो होश में आ जाती है। दरअसल उसके कुछ पुराने साथियों ने उसे बचा लिया होता है और अब वो अपने बच्चों को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो अपने बच्चों की तलाश में निकल जाती है। वहीं जैक कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर कर्नल उसकी बात नहीं मानना चाहता। जैक कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे की यानी कि स्पाइडर की बहुत अच्छी परवरिश की है और वो कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनेगा। पर कर्नल को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो भी उन्हीं में से एक है। वो हमेशा इंसानों का साथ देगा। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जैक की पत्नी जैक और अपने परिवार तक पहुंच जाती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जैक अपने परिवार के साथ यहां से निकल जाता है। कर्नल भी अपने स्पेसशिप में वापस पहुंच जाता है। वहीं किरी के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरह से उसने स्पाइडर को इस दुनिया में सांस लेने लायक बना दिया। वो इन सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर से इस प्लेनेट की शक्तियों से कनेक्ट होती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और कहती है कि मुझे पूरा सच जानना है। और अब उसे बताया जाता है कि तुम दरअसल डॉक्टर ग्रेज की बेटी हो, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी। वो एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। हमने उसे बचाने के लिए माँ एवा से कनेक्ट किया था, पर बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए और हमें पता चला कि उसके गर्भ में तुम हो, जो कि एक तरह का माँ एवा का आशीर्वाद था। तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तुम माँ एवा की बेटी हो। और तब जैक कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी रहोगी। वहीं हमें जैक की पत्नी को दिखाया जाता है, जो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है कि स्पाइडर को लेने के लिए इंसान आएंगे और किसी भी कीमत पर यह पता लगा लेंगे कि वो इस प्लेनेट पर बिना मास्क के सांस कैसे लेता है। और अगर उन्हें पता चल गया तो इंसान इस प्लेनेट पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे जितने भी नावीज हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए जैक से कहती है कि हमें स्पाइडर को मारना होगा, पर जैक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि स्पाइडर को वो अपना बेटा मानता है। दूसरी तरफ हमें समंदर में कुछ इंसानों को दिखाया जाता है जो अब भी उस क्रिएटर का शिकार कर रहे होते हैं जिसका नाम तुलकुन है, जिसके दिमाग के अंदर से खास तरह का लिक्विड निकालकर ये इंसानों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। साथ ही लीडर अपने लोगों के साथ एक मीटिंग करता है और कहता है कि पानी का जो सबसे बड़ा क्रिएटर है पाइथन, उसकी वजह से इंसान हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। उसने उनके शिप के ऊपर हमला किया था, इसीलिए अब हम उससे अपने आसपास नहीं रहने देंगे। वो पाइथन को यहां से दूर जाने के लिए कहते हैं। हालांकि जेक की बेटा ऐसा नहीं चाहता क्योंकि पाइथन उसका दोस्त है। वो लीडर से कहता है कि पाइथन हमारे साथ मिलकर लड़ सकता है, पर जैक अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अगर तुमने पिछली बार मेरी बात मानी होती तो अब भी तुम्हारा भाई जिंदा होता, जिससे उसके बेटे को बहुत दुख होता है क्योंकि पहले वो अपने भाई की मृत्यु का कारण खुद को समझता है, इसीलिए वो यहां से चला जाता है। दुख में वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है, पर वहां पर किरी आ जाती है और उसे समझाती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। दूसरी तरफ हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो हर जगह अपने बेटे स्पाइडर को ढूंढ रहा होता है, पर उसे स्पाइडर का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वो मैंगक्वेंग कबीले की लीडर वरांग के पास जाता है। उसके लिए बहुत सारे फायर हथियार ले जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर काम करें। वरांग उसे अपने साथ ले जाती है और बताती है कि कई साल पहले हमारे कबीले के ऊपर अटैक किया गया था, हमारा कबीला मर रहा था। मैंने माँ एवा से प्रार्थना की, पर उन्होंने हमारी मदद नहीं की, जिसके बाद मैंने आग की प्रार्थना 2 की। मेरे अंदर आग की शक्तियां आ गईं और तब से हम आग को ही सब कुछ मानते हैं। मेरे पास तुम्हारा साथ देने के लिए कोई वजह नहीं है, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अब कर्नल बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वरांग कहती है ठीक है, पर इसके बदले तुम एक तरह से मेरे गुलाम रहोगे। मैं तुम्हें अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल करूंगी, यानी कि फिजिकली वो उसके क्लोज जाना चाहती है। कर्नल कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार दूंगा, साथ ही तुम माँ एवा को चैलेंज करना चाहती हो। मुझसे बेहतर इंसान इस काम में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और अभी दोनों एक हो जाते हैं। वहीं कीरी स्पाइडर को सिखा रही होती है कि किस तरह से वो पानी के क्रिएचर से और नेचर से कनेक्ट कर सकता है। दरअसल कीरी उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ हमें जेक के बेटे को दिखाया जाता है जो टुल्कन की तलाश में जाना चाहता है, और जब वो यहां से जा रहा होता है तो कबीले के लीडर की बेटी भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जेक को जब ये बात पता चलती है
तो वो अपने बेटे को ढूंढने जाना चाहता है। तो कबीले का लीडर कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ब्रेव है, तुम्हें कबीले की रक्षा के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जेक यहाँ पर रुक जाता है और अब कर्नल इस जगह पर अटैक कर देता है। वो स्पाइडर को पकड़ लेता है और अब वो पूरे कबीले पर हमला करना चाहता है। जेक और पूरा कबीला उसके सामने है। वो जेक से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जेक कहता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, सबके सब मारे जाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो मैं अकेला तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। कर्नल उसकी बात मान जाता है और वो जेक को अपने साथ ले जाता है। जल्दी इस स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं जहां पर वरांग के सभी लोग भी हैं। यहां पर जर्नल आती है और कहती है कि मैं चाहती हूं कि सब यहां से चले जाएं, पर कर्नल उसकी बात नहीं मानता। सबके सब अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही ये स्पाइडर की बॉडी की जांच करते हैं, जिसे इन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह का चेंजेस आया है, जिस वजह से वो इस प्लेनेट पर सांस ले सकता है। और अगर ये उसे रेप्लिकेट कर दें, यानी कि उसी की तरह अपनी बॉडी में चेंज कर दें, तो इंसान इस प्लेनेट पर आराम से सांस ले सकते हैं। दूसरी तरफ हमें जेक के बेटे और लीडर की बेटी को दिखाया जाता है, जो पाइकन की तलाश में है, और तभी इनके ऊपर मछलियां हमला कर देती हैं। पर इससे पहले कि वो जेक के बेटे को मारती, पाइकन एक बार फिर से आकर जेक के बेटे को बचा लेती है। दूसरी तरफ इंसानों को पता चलता है कि जल्दी वो दिन आने वाला है जब सभी टुलकुन मछलियां एक साथ इकट्ठा होती हैं। वो प्लान बनाते हैं कि सबको हम एक साथ मार देंगे, पर जो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट होता है वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि ये करना पूरी तरह से गलत है। दूसरी तरफ हमें जेक की पत्नी को दिखाया जाता है, जो भेष बदलकर जेक को बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो वरांग तक पहुंचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि मुझे जेक के पास ले चलो। पर तभी वहां पर कर्नल आ जाता है, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ता है। वो पूरे स्पेसशिप में तबाही मचा देती है। वहीं बायोलॉजिस्ट ये तय करता है कि वो जेक का साथ देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सभी टुलकुन मछलियों को एक साथ मारा जाए। उसे पता है कि यह गलत है। वो जेक को आजाद कर देता है और उसे बताता है कि जब सब टुलकुन मछलियां एक साथ इकट्ठा होंगी तो इंसान उनके ऊपर हमला करके उन सबको मार देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सभी टुलकुन हमेशा के लिए इस प्लेनेट से गायब हो जाएंगे। और अब जेक यहां से अपनी जान बचाकर भागता है। वो एक टैंक के पीछे छुप जाता है। जनरल उसके ऊपर हमला करने का ऑर्डर देती है, पर तभी स्पाइडर, जो कि भागकर यहां पहुंच चुका था, वो टैंक के सामने आ जाता है। उसे पता है कि इंसान उस पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि एक वही है जिसकी बदौलत इंसान इस समझ सकते हैं कि इस प्लेनेट पर सांस कैसे ली जा सकती है। और अब जेक की पत्नी भी यहां पहुंच जाती है और ये सब के सब मिलकर यहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और अब जेक को भी समझ में आ चुका है कि इन्हें स्पाइडर को मारना होगा, क्योंकि अगर इंसानों को पता चल गया कि इस प्लेनेट पर सांस कैसे ली जा सकती है, तो वो इस पूरे प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लेंगे। हालांकि उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसने जेक की जान बचाई है। पर जेक कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और अपने खंजर को निकालता है, पर वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो उसे अपना बेटा मानता है। उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंच जाती है और ये तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा साथ रहेंगे। और अब जेक पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर जाता है, जहां पर ट्रुक रहता है, आसमान में उड़ने वाला सबसे खतरनाक पक्षी, और ट्रुक के साथ नीचे आता है और कहता है कि आसपास के सभी कबीलों के पास जाओ और उन्हें कहो कि टुरुक मक्तू ने उन्हें बुलाया है। हमें एक बार फिर से मिलकर जंग करनी होगी। और जब कबीले टुरुक मक्तू का नाम सुनते हैं तो सब उसका साथ देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। पर जेक जानता है कि इंसानों का मुकाबला करने के लिए इन्हें और भी ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए टुलकुन मछली के लीडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर टुलकुन मछलियां कभी दूसरों के ऊपर हमला नहीं करती, इसलिए वो कहता है कि हमें इसका कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। जेक उन्हें समझाता है कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो आखिरी टुलकुन को अपना शिकार नहीं बना देते। और तभी यहाँ पर जैक का बेटा और सरदार की बेटी आ जाती हैं, जिनके साथ एक बहुत जाखमी टुलकुन भी होती है। उस पर कई बार वार किया गया था। वो टुलकुन बताती है कि मेरे सभी परिवार वालों को मार दिया गया, किसी तरह से मेरी जान बच गई। और जब उस टुलकुन की हालत देखते हैं तो बाकी टुलकुन अब ये फैसला करती हैं कि वो जैक का साथ देंगे। वो इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे। दरअसल पाइकन को इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने इंसानों के शिप के ऊपर हमला किया था।
पर अब सबको एहसास हो चुका है कि इन्हें मिलकर इंसानों का सामना करना पड़ेगा। और अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहां पर कर्नल और जर्नल अपने सभी हथियारों के साथ टुलकुन का शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे पहले टुलकुन की लीडर ही उनके ऊपर हमला कर देती है। वो जल्द पलों में इंसानों के एक शिप को पूरी तरह से तबाह कर देती है। जेक और उसके साथी भी अब इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर अब यहाँ पर वरांग का मैंक्वेंग कबीला, जिसे ऐश ट्राइब कहा जाता है, वो भी पहुंच जाते हैं, जो कि जेक और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक फाइटर्स हैं। इनसे जीतना इतना आसान नहीं है। किरी को इस बात का एहसास हो जाता है। वो पानी के अंदर कूद जाती है और वहां से वो माएवा से कनेक्ट होती है ताकि वो इनकी मदद कर सके। और अब यहाँ पर स्पाइडर भी आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर माएवा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर जेक की छोटी बेटी भी आ जाती है और अब ये तीनों के तीनों मिलकर माएवा से मदद मांगते हैं। पर तभी इनके सामने एक ब्लास्ट होता है जिससे इनका माएवा से कनेक्शन टूट जाता है। वही वरांग और उसका कबीला, जिनके पास आग की शक्ति है, वो जेक की पत्नी के पक्षी के पंख को जला देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। साथ ही जेक के सबसे बड़े पक्षी टुरुक को भी मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लीडर की पत्नी, जो कि प्रेग्नेंट है, उसे भी जख्मी कर दिया जाता है। जेक अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, जो कि जख्मी है। वो कहता है कि अब तुम किसी के ऊपर अटैक मत करना, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। वो जेक से कहती है कि लीडर की पत्नी जख्मी है, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसे बचाना होगा। जल्दी ये उसे अपने पास ले आते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। पर मरने से पहले वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। वहीं जेक का बेटा भी यहाँ पर आ जाता है। जेक उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से टुलकन्नस ने हमारा साथ दिया, मुझे तुम पर गर्व है। वहीं हमें किरी को दिखाया जाता है, जो अभी पानी के अंदर होती है। वो माँ ईवा से कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद पानी की गहराइयों से बहुत सारे क्रिएचर ऊपर आते हैं, जो कि किरी की हर एक बात को मानते हैं। और अब किरी उन्हें ऑर्डर देती है कि ऊपर जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको निष्ठो नाबूद कर दो। साथ ही जैक का टोरुका भी जिंदा है। वो जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इंसानों और वरांग के कबीले मैक्वेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। जनरल को समझ में आ जाता है कि वो इस जंग को नहीं जीत सकते। वो यहाँ से निकलना चाहता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप के थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि स्पेसशिप को छोड़कर वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हमें कर्नल और वरांग को दिखाया जाता है, जिन्होंने जैक की पत्नी, उसकी छोटी बेटी और उस नवजात शिशु को, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, बंदी बना लिया होता है। वो इंटरकॉम से जैक को धमकी देता और कहता है कि अगर तुमने स्पाइडर को मुंह तक नहीं पहुंचाया तो मैं इन सब को मार दूंगा। स्पाइडर इस बात को सुन लेता है। वो कहता है कि मैं जल्दी तुम तक पहुंचने वाला हूं। जल्दी वो कर्नल के सामने होता है, पर तभी वहां पर जैक आ जाता है, जो वरांग के लोगों के ऊपर हमला कर देता है। यहां पर वरांग जैक की पत्नी को मारना चाहती है, पर तभी किरी उसके सामने आ जाती है, जो उसे कनेक्ट हो जाती है और कहती है कि माँ एवा तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। वरांग को भी माँ एवा की शक्तियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वहीं कर्नल यहां से स्पाइडर को लेकर जा रहा होता है, पर जैक उसका पीछा करता है और वो स्पाइडर को पकड़कर नीचे ले आता है। पर अब वो जगह पर है जहां पर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पर गिरने का मतलब मौत है। और अब कर्नल भी आ जाता है, जो जैक के ऊपर हमला करना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, उसी का बेटा यानी कि स्पाइडर कर्नल के हाथ पर बो से हमला करके जख्मी कर देता है, जिसके बाद जैक उसके ऊपर हमला करता है। ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के आसपास लड़ रहे होते हैं। वहीं स्पाइडर एक बार फिर से बो में एरो को सेट कर रहा होता है और तब ये वो स्लिप हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिरने वाला होता है। कर्नल ये देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। जैक को भी इन्हें बचाने के लिए जाना पड़ता है, जो कि कर्नल का हाथ पकड़ता है। और अब ये दोनों के दोनों नीचे चट्टान से लटके वे हैं। जैक उन दोनों को ऊपर खींच लेता है और अब यहाँ पर जैक की पत्नी और उसके बच्चे आ जाते हैं, जो कि कर्नल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। जैक उन्हें ऐसा करने से रोकता है। कर्नल को समझ में आ चुका है कि उसकी हार हो चुकी है, इसलिए वो चट्टान से कूद जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाता है। जैक और उसका पूरा परिवार एक बार फिर से एक साथ हैं। इसके बाद इस सब के सब पानी के अंदर जाते हैं, जहां पर ये माँ एवा से कनेक्ट होते हैं। साथ ही कबीले ने पाइकन को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे पहले यहां से बहुत दूर भेज दिया गया था। अंत में हमें एक लाइन सुनाई जाती है, लाइट ऑलवेज रिटर्न्स, यानी कि रोशनी हमेशा वापस आती है।
इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।